दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिनको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नेतृत्व को बताया त्रासदी, कहा कि सरकार ने देश को कर दिया बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के हालातों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है और उसकी गलत नीतियों के कारण हम हर मोर्चे पर कमजोर साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ताजा घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि हमारे यहाँ आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग मर भी रहे हैं। हमारी सीमा पर बाहरी ताकतें आक्रामक बनी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी कहते तो सही हैं, पर आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो पूरी दुनिया में महामारी ने अपना कहर बरपाया हुआ है और ऐसे में कई देशों की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी हुई है। ऐसे में अब भारत के लोगों को आगे आना होगा और पूरे दमखम से अपने काम को करना होगा। जब हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे तो भारत अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होगा। हम आज भी किसी से कम नहीं हैं। ये 21वीं सदी है और भारत अब किसी से कम नहीं। तो दोस्तों इसी आह्वान के साथ अब जो भी काम करें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर हालात अब तनावपूर्ण, अमेरिका ने चीन को चेताया। दोस्तों आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन की चालबाजी को एक बार फिर भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। 4 दिन के अंदर चीन ने तीसरी बार घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारत के तेवर देख चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। इस वजह से LAC पर हालात तनावपूर्ण हैं। चीन की इस चालबाजी पर अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इसकी गहन निगरानी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद भी कर रहे हैं। जैसा कि कई अवसरों पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि बीजिंग अपने पड़ोसियों और बाकी देशों से लगातार ही बहुत ही आक्रामक तरीके से उलझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान स्टेट से शिनजियांग, साउथ चाइना सी से हिमालय तक, साइबर स्पेस से लेकर इंटेल ऑर्गेनाइजेशन तक हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को दबाना चाहती है और अपने पड़ोसियों को धमकाना चाहती है। केवल इन उकसाओं को रोकने का एक ही तरीका है, बीजिंग के खिलाफ खड़ा होना। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर ऐसी ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि खो गया है अगर आपका आधार कार्ड तो अब ऑनलाइन करें अपने मोबाइल में डाउनलोड। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के हर नागरिक के लिए आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। कभी कभी जाने अनजाने में आपका कार्ड खो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने फोन में डिजिटल आधार कार्ड भी रख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन के जरिए UIDAI की साइट से नया आधार बनवा सकते हैं। आधार खोने की स्थिति में लोग समझते हैं कि इसे वापस पाना मुश्किल है, लेकिन आधार को वापस हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्टर मोबाइल नंबर की मदद से ऐसा किया जा सकता है। M आधार को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि M आधार के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, साथ ही ईमेल ID को भी रजिस्टर कराना जरूरी है। दोस्तों अगर आप भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको UIDAI के आधार पोर्टल eaadhar.uidai.gov.in पर लॉगिन करना होगा। अब आपको गेट आधार सेक्शन में जाकर डाउनलोड आधार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पर आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर वर्चुअल नंबर में कोई भी दर्ज कर सकते हैं। अब कैप्चा कोड डालना होगा और सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP मिलेगा। OTP दर्ज करना होगा और साथ ही एक क्लिक सर्वे में कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अब आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका आधार कार्ड की डिजिटली कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी अब आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि जी और नीट एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट को रेलवे की बड़ी राहत, बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाई। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी कि जी मेंस और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी कि NEET UG को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी मेंस 2020 का एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच में होना है, जबकि नीट का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। नीट के लिए 15.97 और जेईई मेंस के लिए 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करवाया है। इन स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि बिहार में जी मेंस और नीट और NDA में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा
सेंटर तक आने जाने की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 2 से लेकर 15 सितंबर तक 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को चलाने की मांग की गई थी। जिन रूटों पर ये लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, रेलवे ने उन रूटों पर पड़ने वाले स्टेशनों पर अनरिजर्व टिकट काउंटर खोलने का भी ऐलान किया है और साथ ही यात्री UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए भी ये अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे ने भी जी मेंस और नीट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 46 और सब अर्बन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 6 सितंबर तक चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों को चलाए जाने से एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों रेलवे को लेकर अगर आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अनलॉक 4 में कब और कैसे खुलेंगे स्कूल। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय कर दिए गए हैं। लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक बार फिर से मायूसी ही हाथ लगी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र कॉलेज जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट चाहें तभी वे कॉलेज जाएं। कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में कहा गया है कि 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए परमिशन दे सकता है। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं के स्टूडेंट अपने अभिभावक की अनुमति से कॉलेज जा सकेंगे। दोस्तों स्कूल और कॉलेजों को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, इसका मतलब तो यही है कि अब धीरे धीरे स्कूलों को भी खोलने की तैयारी हो गई है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसान विकास पत्र में डबल हो जाता है आपका पैसा। निवेश से पहले जान लीजिए जरूरी बातें। दोस्तों आपको बता दें कि किसान विकास पत्र यानी कि KVP डाकघर की ओर से दी जाने वाली 9 छोटी बचतों में से एक है। ऐसे निवेशक जो जोखिम से बचना चाहते हैं वे इस छोटी बचत योजनाओं में निवेश करके अपने पैसे को दुगना बना सकते हैं। इस स्कीम का दावा है कि इसमें 10 साल और 4 महीने यानी कि 124 महीने में निवेश करने पर आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। हालांकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये योजना किसानों के लिए है, फिर भी इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत आप KVP प्रमाण पत्र खरीदने के लिए 1000 रुपए का न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश केवल 1000 रुपए के गुणकों में किया जा सकता है और निवेश पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। 50,000 रुपए से अधिक के किसी भी निवेश के लिए आपको अपना पैन डिटेल देना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसान विकास पत्र पर मिलने वाला मौजूदा ब्याज दर 6.9% है। ये सालाना चक्रवृद्धि है। यदि आप इस योजना में एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं तो 124 महीने के अंत में आपका निवेश लगभग दुगना हो जाएगा, ऐसा KVP का दावा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नोएडा में 30 सितंबर तक धारा 144 जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद गौतम बुद्ध नगर में 30 सितंबर तक धारा 144 लगा दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि महामारी की वजह से अनलॉक 4 घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत निषिद्ध क्षेत्र में केवल चिकित्सक और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के लिए अंदर और बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, इस प्रकार के अन्य सभी स्थान 20 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, ये सारी गतिविधियां 20 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि LPG सिलेंडर पर अब खत्म होगा सब्सिडी का दौर, सरकार के बचेंगे सालाना 22,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि LPG सिलेंडरों पर उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने की जरूरत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। दरअसल वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट और भारत में रेट बढ़ने के चलते ग्लोबल मार्केट और स्थानीय स्तर पर मूल्यों का अंतर अब खत्म सा होता जा रहा है। ऐसे में LPG सब्सिडी की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और स्थानीय स्तर पर अंतर की भरपाई सरकार की ओर से सब्सिडी देकर की जाती है। 1 सितंबर को देश में सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का रेट 594 रुपए हो गया। दोनों सिलेंडरों के रेट में कोई अंतर नहीं होने से साफ है कि अब सरकार को किसी भी तरह की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत से ही सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों के रेट में लगातार अंतर कम होता जा रहा था। इसके चलते ही बीते करीबन 4 महीनों में सब्सिडी के तौर पर केंद्र सरकार को बेहद ही कम रकम खर्च करनी पड़ती थी। यदि यही स्थिति रही तो फाइनेंशियल ईयर 2021
में केंद्र सरकार LPG सब्सिडी के 20,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। कोरोना काल में सरकार पर बढ़ रहे खर्च के दबाव को देखते हुए यह बड़ी मदद हो सकती है। इस साल सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 40,915 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें से LPG सब्सिडी के लिए 37,256.21 करोड़ रुपए जारी हुए, लेकिन पहली तिमाही में सरकार ने सिर्फ 1900 करोड़ रुपए ही सब्सिडी के तौर पर खर्च किए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ड्रग्स मामले में सैमुअल मिरांडा के 2 करीबी गिरफ्तार। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने अब्दुल बासित परिहार को मुंबई के बांद्रा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उसका कनेक्शन सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से बताया जा रहा है। मिरांडा पर मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के कहने पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है। इस केस से जुड़े जैद विलात्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। जैद पर मुंबई के हाई प्रोफाइल पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। एजेंसी ने पिछले सप्ताह ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों से पूछताछ में अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा का नाम सामने आया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में स्थित कुछ और ऐसे ही तस्कर एजेंसी के संदेह के घेरे में हैं। NCB ने बताया कि पिछले हफ्ते मुंबई में छापेमारी की गई थी। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि J&K में अब सस्ती होगी शराब, हटाया गया कोरोना टैक्स। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शराब पर लगाई अतिरिक्त 50% एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया है। राज्य में इस अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को कोरोना टैक्स के रूप में भी पहचाना जाता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इस निर्णय की जानकारी दी है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कई अहम निर्णय मंगलवार को लिए गए। राज्य के एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि नई नीति के तहत पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों पर बार और रेस्टोरेंट खोलने में 6 श्रेणी में आने वाले लोगों को 12% का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें पूर्व सैनिक, कमजोर वर्ग और बेरोजगार युवा शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि राजेश कुमार सावंत ने संवाददाताओं से कहा कि शराब पर मई में लगाए गए 50% के अतिरिक्त आबकारी शुल्क, जिसे आम लोग कोरोना कर के नाम से भी जानते हैं, उसे मंगलवार को नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से वापस ले लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 24 घंटों के दौरान भारत में अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा 78,357 नए मामले, जबकि 1,045 लोगों की गई जान। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामलों में अगले कुछ दिनों में ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दूसरा सबसे संक्रमित देश बन जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 78,357 नए मामले सामने आए हैं। और इन नए मामलों के साथ अब देश में कोरोना वायरस के मामलों का कुल आंकड़ा बढ़कर 37,69,523 हो गया है। रोजाना आने वाले मामलों में अब भारत ने ब्राजील और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का सिर्फ संक्रमण ही तेजी से नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसकी वजह से लोगों के मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से 1,045 लोगों की जान चली गई है। अब तक ये वायरस देश में कुल 66,333 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस की मृत्यु दर घटकर 1.75% तक आ गई है। हालांकि कोरोना वायरस से कुछ राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस से 62,026 लोग ठीक हुए हैं। देश भर में अब तक 29,01,908 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की बात करें तो लगभग 8.01 लाख एक्टिव मामले हैं। और कोरोना वायरस के रिकवरी रेट की बात करें तो देश में 76.98% लोग ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग चुशूल में चल रही है, तीसरे दौर की बैठक। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव के बीच लद्दाख के चुशूल में आज एक बार फिर भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग होने वाली है। ये ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग का तीसरा राउंड है। जानकारी के मुताबिक चुशूल में सुबह 10 बजे से दोनों पक्षों के बीच ये बैठक होगी। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम करने के मद्देनजर हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में ये ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग होने वाली है। हालांकि अब तक की बातचीत में दोनों पक्ष किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बता दें कि चीन लगातार ही LAC के आसपास के इलाकों पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है। कल भी चीनी सैनिकों ने LAC पर हालात को बदलने की कोशिश की। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कल NDA में होगा विलय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA में शामिल होने जा रही है। पार्टी पिछले महीने ही महागठबंधन से अलग हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन में लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज मांझी ने 22 अगस्त को महागठबंधन के साथ रिश्तों को तोड़ लिया। इसके लिए
उन्होंने पार्टी की कार्य समिति की बैठक की, जिसके बाद महागठबंधन छोड़ने पर निर्णय लिया। वहीं जीतन राम मांझी ने 27 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मांझी और नीतीश की इस मुलाकात के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पार्टी का एनडीए में विलय हो सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे एनडीए में शामिल होने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जदयू के साथ उत्साहजनक बातचीत चल रही है, तब किसी और के साथ जाने का कोई तुक नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ममता सरकार 20,000 से ज्यादा शरणार्थियों को देगी फ्री होल्ड जमीन। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच राज्य सरकार 119 शरणार्थी बस्तियों में रह रहे 20,000 से ज्यादा लोगों को फ्री होल्ड जमीन देने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इसके लिए डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके तहत करीबन 15,000 लोगों की सूची बना ली गई है और बाकी के 6,500 की सूची बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थी शुरुआती 10 सालों तक इस भूखंड को बेच नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जब ये सूची तैयार हो जाएगी तब मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद शरणार्थी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भूखंड का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इससे पहले इस साल मार्च में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 94 रिफ्यूजी बस्तियों के निवासियों को जमीन दी थी। उस मौके पर ममता ने 119 अन्य रिफ्यूजी बस्तियों के निवासियों को भी भूखंड देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य के भूमि और भूमि सुधार, शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने महामारी के बीच इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पैंगोंग में भारत के एक्शन से चीन के उड़े होश, 24 घंटे में जारी किए 5 बयान। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में 29 और 30 अगस्त की रात को हुई झड़प के बाद से चीन के होश उड़े हुए हैं। चीनी सरकार भारत के पलटवार से कितनी परेशान है उसकी बानगी उसके बयानों में देखने को मिल रही है। चीन ने झड़प की मीडिया कवरेज शुरू होने के 24 घंटे के भीतर 5 बयान जारी कर दिए हैं, जिसमें कि 2 बयान चीन के विदेश मंत्रालय, 1 बयान चीनी सेना, 1 बयान चीनी विदेश मंत्री और 1 बयान भारत स्थित चीनी दूतावास का है। आपको बता दें कि सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के सैनिक हमेशा से ही कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करते हैं। वे कभी भी एलएसी को पार नहीं करते। दोनों ही तरफ की सेनाएं वहां की स्थिति को लेकर बातचीत कर रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क में हैं। अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसके बारे में हम समय पर जानकारी साझा करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टिकटॉक की राह में चीनी सरकार की अड़चन। चीन ने रातों रात बना दिया नियम, अब टिकटॉक को अपना कारोबार बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की मशहूर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत में प्राइवेसी को लेकर बवाल हो चुका है। प्राइवेसी लीक मामले में भारत ने टिकटॉक को बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके बाद अमेरिका में भी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई है और अब जब चीनी ऐप अमेरिका में कारोबार बेचने की तैयारी कर रही है तो एक बार फिर से ऐप की मुश्किलें अपने ही देश में चीन ने बढ़ा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने रातों रात एक नया एक्सपोर्ट रूल लागू कर दिया है। इस नियम के तहत चीन की सरकार ने कहा कि टिकटॉक को अपना कारोबार बेचने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। चीन के इस नियम के तहत एक्सपोर्ट पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा एनालिसिस भी शामिल है, यानी कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस अपना ऐप तो बेच सकती है लेकिन अपना मशहूर कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिथम नहीं बेच पाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, दक्षिणी भारत के आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, लक्षद्वीप और गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।